अस्सलाम वालेकुम। आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद। अमरीका और ईरान के दरमियान कशीदगी के तनाजुर में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सऊदी अरब का हंगामी दौरा कर रहे हैं। आज इस दौरे के हवाले से तर्जुमान दफ्तर खारजा ताहिर इंदराबी ने बताया कि वज़ीर आज़म सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की दावत पर सऊदी अरब जो है वो रवाना हुआ है। दूसरी तरफ ईरान, अमरीका और इसराइल के दरमियान जो है वो जारी जंग आज 13वें दिन भी उसमें हमले और जवाबी कार्रवाइयां जारी रही। अब से कुछ देर पहले नए ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनेई का एक ऑडियो पैगाम भी सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि ईरान की जवाबी कार्रवाइयां अमरीका और इसराइल के खिलाफ जारी रहेंगी। इससे पहले ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने जंग खत्म करने के लिए 3 शराइत जो है वो रखी थी और उन्होंने ये कहा था कि ईरान के जायज हकूक को तस्लीम किया जाए, मुआवजा अदा किया जाए और मुस्तकबिल में हमलों से बचाव के लिए बैनुल अक़वामी जमानतें फराहम की जाए। ईरान ने पासदाराना इनकलाब के जरिए इसराइल पर हिजबुल्लाह के साथ मुश्तरका मिसाइल हमले भी किए। खलीज ममालिक जो है वो इन हमलों से मुतासर हो रहे हैं। सऊदी अरब ने 2 ईरानी ड्रोन जो है वो मार गिराए। अमान में थाईलैंड का जो जहाज है उसे हमले के बाद बचा लिया गया। बहरीन और यूएई ने भी ईरानी हमलों की मज़ाहमत की। कुवैत में ड्रोन हमले से बिजली की कई लाइनें जो हैं वो मुतासर हुई। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप का इस तनाज़े के हवाले से कहना है कि अमेरिकी हमलों से ईरान को शिकस्त दी जा चुकी है और जंग में अभी मजीद देर नहीं लगेगी। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल जो है वो दूसरी तरफ वहां पर भी इसी की बाज़गश्त सुनाई देती रही। खलीजी ममालिक और उर्दन के खिलाफ ईरान के मिसाइल और ड्रोन हमलों के खिलाफ एक मुज़म्मती करारदाद जो थी वो वहां पर मंजूर की गई। कौंसिल के 13 अरकान ने इस करारदाद के हक में वोट दिया, जबकि रूस और चीन ने राय शुमारी में हिस्सा नहीं लिया। खलीज ताउन कौंसिल की जानिब से बहरीन ने जो करारदाद पेश की, जिसमें खलीजी ममालिक पर ईरानी हमलों की जो है वो मजम्मत और उन्हें रोकने का मुतालबा किया गया था। इस करारदाद के हक में 15 में से 13 अरकान ने जो है वो वोट दिया। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा में बहरीन और रूस दोनों मुल्कों की जो पेश करदा करारदादें थी उनकी हिमायत की। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का कहना था कि पाकिस्तान ने ईरान पर अमरीकी और इसराइली हमलों की भी मजम्मत की। ईरान पर हमलों ने आलम को खतरे में डाल दिया। सलामती कौंसिल के साहम इजलास में रूस के नुमाइंदे ने कहा कि मशरिक़ वस्ता में मौजूदा सूरत हाल इंतहाई अफसोसनाक है और किसी भी मुल्क की शहरी आबादी पर हमला नाकाबिल कबूल है। रूसी मंदूब ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि खित्ते की सूरत हाल उस वक्त खराब हुई जब अमरीका और इसराइल ने ईरान पर हमले किए। उनके मुताबिक ईरान के खिलाफ ये जारहियत मौजूदा बहरान की बुनियादी वजह है। उन्होंने सलामती कौंसिल में मंजूर होने वाली जो करारदाद थी उसको यकतरफा करार देते हुए कहा कि इसमें तेहरान पर होने वाले जो हमले हैं उनका जिक्र या मजम्मत शामिल नहीं। इजलास में अमरीकी मंदूब ने ईरान पर सख्त तनकीद करते हुए कहा कि ईरानी हमलों को रोकने के लिए जो है वो आलमी बरादरी के ताउन की जरूरत है। उनका कहना था कि ईरान मुसलसल शहरी इलाकों को निशाना बना रहा है और दुनिया के 135 ममालिक उसके इक़दामात के खिलाफ खड़े हैं। सलामती कौंसिल में रूस की जानिब से जो पेश करदा जंगबंदी की करारदाद थी वो मंजूर नहीं हो सकी। इस करारदाद के हक में 4 और मुखालफत में 2 वोट डाले गए, जबकि 9 अरकान गैर हाजिर है। अमरीका ने रूस की मशरिक़ वस्ता में जंगबंदी की जो करारदाद थी उसको वीटो कर दिया था। अब दूसरी तरफ ये जो जंग का दायरा इख्तियार है वो लबनान तक भी फैला हुआ है। इसराइली जंगी तैयारों और ड्रोन्स ने जनूबी लबनान और मशरकी लबनान के मुतादिद इलाकों में अपने हमले जारी रखे। इसराइल की लबनान में दहशतगर्दी से 600 से जायद शहरी जाँ बहक और 8 लाख अफराद जो है वो बेघर हुए। अब ये जो सारी सूरत हाल है और खास तौर पर इस मामले पर जो अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का इजलास हुआ, इसका हासिल वसूल क्या है, मुनीर अकरम साहब इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब रह चुके हैं अक़वाम मुत्तहिदा में, सीनियर सिफारतकार। बहुत शुक्रिया मुनीर अकरम साहब आपके वक्त का। मुनीर अकरम साहब, ये जो अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में हमने करारदादें देखी और इसमें जो पाकिस्तान की पोजीशन, दोनों करारदादों की पाकिस्तान की तरफ से जो है वो हिमायत की गई, इन करारदादों को किस तरह से देखते हैं और फिर ये जो ईरान के हवाले से करारदाद मंजूर हुई है इसके असरात क्या हो सकते हैं? ये देखें, इसमें अब सब में बड़ी बात तो ये है कि सलामती काउंसिल ने ये करारदाद जो पास किया है जिसमें हिमायत की गई है जो खलीज के अरब ममालिक हैं जिनके ऊपर ईरानी हमले हुए हैं, तो उस तक तो ठीक है कि ये हमले शायद नहीं करना चाहिए था। अगर यहाँ से कोई ईरान के ऊपर
एग्रेशन नहीं होती, पर हकीकत यह है कि इन ममालिक में अमेरिकन अड्डे हैं। तो जो ईरानी पोजीशन है उसको भी समझ सकते हैं कि उन्होंने क्यों हमले किए हैं, पर जो सिविलियन टारगेट्स पे उन्होंने हमले किए हैं वो गलत है। तो उसकी वहां तक तो ठीक है, पर सलामती काउंसिल ने जो सब्सिडरी इफेक्ट है इस कॉन्फ्लिक्ट का उसके ऊपर तो अपनी पोजीशन जाहिर की है, पर जो मेन इशू है, जो यानी कि यूनिलैटरल अग्रेशन हुआ है अमेरिका और इजराइल की तरफ से ईरान के ऊपर, उसकी जो रेजोल्यूशन जो रूस ने चलाई थी वहां, उसको जो हिमायत नहीं मिली सलामती काउंसिल में, वो ताजुब की बात है। एक खुली अग्रेशन हुई है अच्छा। और सलामती काउंसिल में उसको सिर्फ 4 वोट पड़े हैं। तो ये दिखाता है कि दुनिया का रुख अब तक यानी कि इंटरनेशनल लॉ और जस्टिस के तहत नहीं होता है, ताकत के तहत हो रहा है। और रूस की जो करारदाद का आपने जिक्र किया, हमायत नहीं मिल सकी, आपके ख्याल में इसके पीछे वजह क्या बनी? तो जैसे मैंने कहा ये ताजुब की बात है कि रूस ने जो करारदाद पेश की थी कि जो हमला हुआ है, जो यूनिलैटरल हमला हुआ है अमेरिका और इजराइल की तरफ से ईरान के ऊपर, उसको भी कंडेम किया जाए। उस पे भी यानी कि सलामती काउंसिल ने कहना था कि ये जंग रोकी जाए, बंद की जाए, ये गलत है। तो ये रूस की करारदाद ने यही पेश किया था, और उसको यानी ताजुब यही है कि सिर्फ 4 वोट पड़े। अगर अमेरिकन वीटो पड़ता तो वो भी समझ आती, पर उसको सिर्फ 4 वोट मिले हैं, जिसका मतलब है कि यूरोप की सब जो है वो एक तरफ हो गए, लैटिन अमेरिका एक तरफ हो गई, ईस्टर्न यूरोप एक तरफ यानी अग्रेसर की तरफ हो गया। 4 वोट रूस, चीन, पाकिस्तान, सोमालिया के वोट पड़े हैं इसके ऊपर। तो अफ्रीका के भी 2 वोट जो एब्सटेंशन हुई है, उससे यही नजर आता है कि कितनी यानी कि प्रेशर डाला गया है लोगों पर कि इस हमले का ये जो एग्रेशन है उसको अपोज नहीं किया जाए सलामती काउंसिल में। ये बड़ी ताजुब की बात है कि इस तरह से ये जो मेंबरान हैं सलामती काउंसिल में, उन्होंने दे हैव नॉट फुलफिल्ड देयर रिस्पांसिबिलिटी। ठीक है। अब मुनीर अकरम साहब, जो पाकिस्तान की पोजीशन है इसको आप किस तरह से देखते हैं? एक तो हमने दोनों करारदादों की हिमायत की, फिर वजीर आजम भी सऊदी अरब के दौरे के ऊपर हैं, तो ये जो पोजीशन है हमारी, इस पर आपकी क्या राय है? जी देखें, जो हमारी पोजीशन थी वो तो बिल्कुल सही थी। जैसे मैंने कहा कि हमने दोनों जो करारदाद हैं उनको उनकी हिमायत की है, वो सही पोजीशन थी। पाकिस्तान ने हर वक्त प्रिंसिपल पोजीशन ली है, तो ये भी एक सही पोजीशन थी। अब जहाँ तक प्राइम मिनिस्टर साहब का सऊदी अरब जाना, उसका यानी कि पूरा मुझे हवाला पूरा नहीं जानता हूँ कि कॉन्टेक्स्ट क्या था, पर हमने अभी सऊदी अरब के साथ एक मुआहदा किया हुआ है, हमारा पैक्ट है, उनकी डिफेंस करना है। पर हमने जो पैक्ट किया है, मेरे ख्याल में हमारा पैक्ट है कि जी सऊदी अरब पर जो भी यानी कि उनके सऊदी टारगेट्स के ऊपर अगर हमला होता है, उनकी रिफाइनरीज पर, टेरिटोरियल उनकी टेरिटरी पर, उसको हमने अपोज करना होगा, बिकॉज वी हैव साइंड अ पैक्ट विद देम। पर मुश्किल जो पैदा होती है वो ये है कि वहाँ अमेरिकन अड्डे हैं, और जो रिपोर्ट्स हैं कि शायद इन अड्डों से कुछ हमले हुए हैं ईरान के ऊपर, तो उसका जवाब ईरान ने दिया है, which places us in a very difficult position, frankly. अच्छा, और आपको भी लगता है मुनीर अकरम साहब कि कोई सिफारतकारी या कोई प्लेटफॉर्म इंक्लूडिंग अक़वाम मुत्तहिदा का प्लेटफॉर्म ऐसा है जो इस जंग को इस वक्त रोकने में मददगार साबित हो सकता है, जिससे तवक्को की जानी चाहिए?
ये इसमें देखें, जो ईरान के और दूसरे ममालिक की ऑब्जेक्टिव्स अब मुख्तलिफ हैं। ईरान का मकसद यही है अच्छा। कि उस पे तो हमला हुआ है, उनकी बर्बादी तो बहुत हो गई है और हो रही है। पर उनका जो हम्म। जवाब है वो ये है कि जो जितना वो इकोनॉमिक पेन अमेरिका पर और पूरी दुनिया पर इम्पोज करें, तो फिर दुनिया समझेगी कि ये जंग गलत थी और इस जंग को रोकना चाहिए, और ईरान की हम्म। पोजीशन को समझना चाहिए। तो उनका उनका रुख तो यही है कि जितनी इकोनॉमिक कॉस्ट है उसको ज़्यादा मजीद किया जाए, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने से बहुत इम्पैक्ट पड़ रहा है इंटरनेशनल ऑयल ट्रेड के ऊपर। ऑयल प्राइसेस अभी अच्छा। $100 तो शायद पहुंच गई हैं और शायद ऊपर और जाएं। तो इससे अमेरिका को और पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी को बहुत नुकसान होगा। तो ईरान का यही इरादा है कि ये इकोनॉमिक पेन जितना इंटेंसिफाई कर सकें वो करें, और फिर दुनिया को शायद समझ आए अच्छा। कि इस जंग को रोकना चाहिए और जो ईरान के साथ हुआ है वो गलत है। दोनों इतराफ की, अमेरिका और ईरान की जो पोजीशन है और जो उनके अहदाफ हैं, क्या आपको लगता है कि उनमें कोई तब्दीली आई है? अब 13 दिन जो है वो गुजर चुके हैं और अब ज़्यादा तो ये स्पेसिफिक सवाल यूएस के हवाले से है कि क्या अमेरिका अभी भी ईरान में रजीम चेंज चाहेगा या फिर उससे कम पर तैयार होता हुआ नजर आ रहा है? जी, मेरे ख्याल में अब कुछ दिनों में, कुछ अरसों में अमेरिका अमेरिका का मेरे ख्याल में अब ट्रम्प साहब का इरादा यही है कि इस जंग को रोका जाए, क्योंकि इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस बहुत हो रही हैं। मुझे शुबा है कि ईरानी रोकना नहीं चाहते हैं। वो उनका रुख यही है अच्छा। कि जी हमने तो मार खा ली, अब हम इसकी इकोनॉमिक कॉस्ट इम्पोज करेंगे, और जब तक ये इकोनॉमिक कॉस्ट पूरी समझ नहीं आएगी अमेरिका को और दुनिया हाँ। को, तो ये हम जंग जारी रखेंगे। तो अब ईरान की तरफ से सीज फायर करवाना एक शायद मुश्किल हो। तो अब इस वक्त कुछ सिफारती रास्ता मुझे नहीं नजर आ रहा है। शायद ये हो सकता है हम्म। कि जब ट्रम्प साहब चीन जाएं, इस महीने के आखिर में वो चीन का दौरा कर रहे हैं, शायद वहाँ कुछ चीन हम्म। कुछ मुआहदा निकाल सके। पर उस पे अभी तक मुझे कोई भरोसा नहीं है कि इस तरह का मुआहदा हो अच्छा। सकता है। मेरे ख्याल में इस वक्त ईरान की तरफ से सीज फायर की हम्म। मानना बड़ा मुश्किल है। ठीक, मुनीर अकरम साहब बहुत शुक्रिया। बात कर रहे थे ईरान और अमेरिका के दरमियान जो तनाज़ा है और ख़ास तौर पर जो सलामती कौंसिल का इजलास हुआ, ईरान और अमेरिका के दरमियान ये तनाज़ा किस तरह से तेल की लड़ाई में बदलता जा रहा है, इस पर प्रोग्राम के अगले सेगमेंट में बात करेंगे। वापस आ रहे हैं इस ब्रेक के बाद। ईरान और अमेरिका के दरमियान तनाज़ा अब तेज़ी के साथ जो है वो तेल की जंग में तब्दील होता जा रहा है और इस तनाज़े ने दुनिया की मीशतों को हिला कर रख दिया है। अरब ममालिक में जो तेल की तनसीबात हैं वहाँ पर होने वाले ड्रोन हमलों और अबनाए हुर्मुज़ में जो तेल बरदार जहाज हैं वहां पर उनको निशाना बनाया गया, उसके बाद ऐसा लग रहा है कि जंग का जो फोकस है वो अब सारे का सारा जो है वो तेल के ऊपर होता जा रहा है। अबनाए हुर्मुज़ की मुसलसल बंदिश से तेल की कीमतें भी जो है वो मुसलसल बढ़ती चली जा रही हैं। ईरान की तरफ से जारी मिसाइल हमलों, साइबर हमलों और अबनाए हुर्मुज़ में समुद्री तनाव के बायस आलमी मार्केट में जो है वो तेल की कीमतें कई गुना बढ़ चुकी हैं। इसके असरात मशरिक़ वस्ता समेत दीगर ममालिक पर भी पड़े हैं। आलमी तवानाई एजेंसी की जानिब से 400 मिलियन बैरल तेल जो है वो जारी करने के ऐलान के बावजूद मार्केट में खाम तेल की कीमतों में जो इजाफा है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा। कुदरती गैस की कीमतों में भी 1.5% से ज्यादा इजाफा जो है वो रिकॉर्ड किया गया है। ईरान ने अबनाए हुर्मुज़ में तेल की तरसील रोकने की धमकी देते हुए कहा है कि पेट्रोल की कीमत $200 फी बैरल तक जा सकती है। ईरान के मुश्तरका फौजी कमांड के सेंट्रल हेडक्वार्टर्स के तर्जुमान इब्राहिम जुल्फकारी का यह कहना था कि ईरान की पॉलिसी अब दुश्मनों पर सिर्फ जवाबी हमलों तक बरकरार नहीं रहेगी बल्कि
कि अब दुश्मनों पर बढ़ चढ़कर और पे दर पे हमले किए जाएंगे। उन्होंने अमेरिका को भी खबरदार किया कि ईरान अपनाए हुर्मुज़ से एक कतरा तेल भी अमेरिका, इसराइल या उनके इत्तेहादियों तक जाने नहीं देगा। अमेरिका ने इससे पहले ईरान में एक बैंक को भी निशाना बनाया था, जिसके बाद ईरान की तरफ से भी धमकी दी गई है कि अमेरिकी मुआशी मफादात, जिनमें टेक कंपनियां और बैंक शामिल हैं, उनको भी टारगेट किया जा सकता है। इसके साथ साथ जो है वो अमेरिकी जो बैंक हैं उन्होंने भी जो है वो अपने ऑपरेशंस गल्फ कंट्रीज में जो है वो अपने ऑफिसेज जो है वो बंद करने का ऐलान किया है और उनको इवैक्यूएट कर दिया है। पाकिस्तान में गुज़िश्ता दिनों पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 55 रुपए फी लीटर का जो है वो इजाफा देखा गया था। अब वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मजीद इजाफे का इंदिया देते हुए कहा है कि आने वाले दिनों में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मजीद इजाफा भी हो सकता है। अब ये जो जंग ने एक नई जहत ऐसा लगता है कि इख्तियार करती जा रही है, इसके असरात जो है वो क्या होंगे और जो है वो पाकिस्तान पर इसके असरात खास तौर पर जो है वो क्या हो सकते हैं, इस पर प्रोग्राम के इस हिस्से में बात होगी। खुर्रम हुसैन साहब मेरे साथ मौजूद हैं, मौशी तज्ज़ियेकार हैं, उनसे इस हवाले से मजीद बात करते हैं। खुर्रम हुसैन साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। खुर्रम हुसैन साहब, ये जो हम एक देख रहे हैं कि जंग का जो रुख है वो सारे का सारा फोकस अपनाए हुर्मुज़, स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ और टैंकर्स जो तनसीबात हैं तेल की, उनकी तरफ होता जा रहा है। इसके पीछे आपको मुहर्रिकात जो है वो क्या नजर आ रहे हैं? बहुत खतरनाक नजर आ रहे हैं रहमान। अभी मैं आपको मौजूदा पाकिस्तान की सिचुएशन बता दूं। आपने गल्फ कंट्रीज की अभी कुछ बताया ना कि वहां बैंक्स ने बंद किया। मैं आपको पाकिस्तान का भी बता देता हूं कि तमाम पाकिस्तान के एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट शिपिंग जो है वो रुकी हुई है और काफी दिनों से रुकी हुई है और कंसाइनमेंट्स जो है वो पोर्ट पे पाइल अप किए चले जा रहे हैं। आज ही जो मेरी शिपिंग इंडस्ट्री लोगों से बातें हुई हैं, वो कह रहे हैं कोई 4-5 दिनों से कोई यहाँ से कंसाइनमेंट ना गई है ना आई है बाहर से। ठीक है, तो हमारे जो और मैं बात कर रहा हूँ मगरबी जो एक्सपोर्ट्स हैं जो वेस्टवर्ड जा रहे हैं, जो चाइना या फार ईस्ट जा रहे हैं, वो अभी खुली है वो वाली शिपिंग। तो ये सिर्फ वेस्टवर्ड की मैं बात कर रहा हूँ। उसकी वजह ये है कि जो भी हमारे एक्सपोर्ट कंसाइनमेंट्स यूरोप या नॉर्थ अमेरिका यानी कि कनाडा, अमेरिका या यूनाइटेड किंगडम जाते हैं, तो वो ट्रांजिट हमेशा गल्फ पोर्ट्स के थ्रू करते हैं। वो सारी शिपिंग फिलहाल रुकी हुई है अभी, और कोई 10 से 12 हज़ार के मुझे अंदाजे मिल रहे हैं कंटेनर्स जो पाइल अप हो गए हैं स्टक कंसाइनमेंट्स के। एंड सेम विद इंपोर्ट्स। अच्छा, इंपोर्ट्स में एक और प्रॉब्लम पैदा हो गई है। काफ़ी इंडस्ट्री वालों से जो मेरी आज ही बात हुई है, उनका रॉ मटेरियल जिनका रुका हुआ है, वो कह रहे हैं कि अब उनके पास जो स्टॉक है वो चंद दिनों में उनको बंद करनी पड़ेंगी अपनी फैक्ट्रीज, अगर ये सिचुएशन खुले ना। मिसाल के तौर प्लास्टिक्स, अगर किसी भी इंडस्ट्री जिसमें प्लास्टिक उनके पैकेजिंग मटेरियल या उनके जो एक्चुअल प्रोडक्ट है उसमें इस्तेमाल होता है, प्लास्टिक पेट्रोलियम प्रोडक्ट, उसकी सप्लाई चेन अपनी जो है वो ऑयल से ही आती है। एक इंडस्ट्री वाले ने मिसाल के तौर मुझे बताया कि अब जो उनको ऑर्डर्स मिल भी रहे हैं, उसकी कीमत जो है वो 45-50% ज्यादा मांग रहे हैं पैसे अप फ्रंट, और साथ साथ ये भी कह रहे हैं कि आपको डिलीवरी तभी मिलेगी जब हमारे पास होगा सामान। यानी कि आप आज पूरी पेमेंट कर दें और फिर जब भी हमारे पास होगा हम आपको डिलीवरी देंगे, डेट आपको नहीं देंगे डिलीवरी की किसी किस्म की। इस किस्म की सिचुएशन पैदा हो गई है और तमाम इंडस्ट्रीज अब पाकिस्तान में जो ऑपरेट कर रही हैं वो यही फील कर रहे हैं कि उनका जो रॉ मटेरियल स्टॉक है जब वो खत्म होगा तो उनसे रिप्लेनिश नहीं किया जा रहा, वो तो वहां पे भी फिर क्लोजर्स अनाउंस होने शुरू होंगे। जी ठीक है। और ये जो आलमी तवानाई एजेंसी की तरफ से मैं खुर्रम साहब, आलमी तवानाई एजेंसी की तरफ से ये जो फैसला किया गया कि स्टॉक को जो है वो रिलीज किया जाएगा, आपके ख्याल में ये कितने अरसे तक जो है वो कीमतों को नीचे ला सकता है या उनमें थोड़ा इस्तेहकाम रख सकता है? एट बेस्ट इसका जो इम्पैक्ट है वो 20 दिन तक चलेगा एट बेस्ट, लेकिन वो तो डिपेंड करता है कि ये होता भी है या नहीं। फिलहाल तो IEA ने जो अनाउंसमेंट की है उसके पीछे रियलिटी ये है कि 3 G7 मुल्क जो हैं उन्होंने फैसला किया है कि हम ये करेंगे, और बाकी 4 मुल्क हैं वो कह रहे हैं नहीं हम नहीं करेंगे। तो अभी तो इसकी इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर भी कंसेंसस नहीं है और अनाउंसमेंट पहले आ गई है। और IEA के अपने जो सदर साहब है वो तो पूरा हफ्ता, पिछले हफ्ते जब ये सारा सिलसिला चल रहा था कि हम लोग अपने रिजर्व से स्टॉक रिलीज करें, वो तो खुद कह रहे थे हमें नहीं करना चाहिए रिलीज, हमें अपनी सारी एनर्जी लगानी चाहिए, अपना सारा फोकस लगाना चाहिए, मामले को हल करें और स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज को खोलें। तो अब ये जो अनाउंसमेंट आ गई है इसका देखेंगे इम्प्लीमेंटेशन कितनी होती है, कितना एक्चुअल रिलीज होता है और उसका क्या इम्पैक्ट होता है, बट इट्स नॉट
अच्छा, और ये जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं इनके हवाले से, क्योंकि ईरान की तरफ से अभी धमकियां दी गई हैं, एक तो मैं आपसे ये भी समझना चाहता हूं कि बैंकों को निशाना बनाने के पीछे क्या वजह हो सकती है, और दूसरा ये कि अगर यहां पर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस अपना काम जो है वो इन फ्यूचर रोक देते हैं, अपने ऑपरेशंस रोक देते हैं, अभी तो उन्होंने वर्क फ्रॉम होम जो है वो किया है, तो उसके असरात एक ग्लोबल इकोनॉमी के ऊपर हम क्या देख सकते हैं? ग्लोबल इकोनॉमी के असरात जो हैं रहमान, वो तो और से और सीरियस होते चले जा रहे हैं। अब ये डिपेंड कर रहा है कि कितनी देर चलती है ये जंग, और खास तौर पे स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज का क्लोजर जो है वो कितनी देर रहता है। और नंबर टू कि ये जंग इंटेंसिफाई कितनी करती है। तो इंटेंसिटी भी इसकी इंक्रीज करती चली जा रही है, और आज ही हमने देखा है कि ईरान की तरफ से, सुप्रीम लीडर की तरफ से ऐलान आया है कि कोई रोकने के इम्कानात नहीं है, ना किसी कॉम्प्रोमाइज के मूड में है वो लोग। तो अगर ये सिलसिला इसी तरह चलता रहा तो कोविड के दिनों में जो इम्पैक्ट आया था आलमी मईशत को, उस लेवल तक का कोई इम्पैक्ट है पॉसिबल इधर। क्योंकि याद रखें, ये स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज को बंद करना एक तारीखी इवेंट है। पूरी ऑयल मार्केट जब से चली है दुनिया में, ऐसा इवेंट कभी नहीं आया माजी में। और ये चीज पिछले हफ्ते तक ऑयल मार्केट के एनालिस्ट कह रहे थे, आई थिंक आज या कल इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने खुद कह दिया अपनी तरफ से। तो ये एक हिस्टोरिक इवेंट है, और इसका इम्पैक्ट जो है इट इज यूनिवर्सल। शॉर्टेजेस क्रिएट हो सकती हैं, ऑयल प्राइसेस स्पाइक इस लेवल तक जा सकती हैं कि जी मेरा ख्याल है कहीं ना कहीं इसको जरूर देखा जा रहा होगा कि ये जंग जो है वो तवील मुद्दती जंग में भी तब्दील हो सकती है। तो अल्टरनेटिव्स यहाँ पर क्या है, और खास तौर पर ऐसे ममालिक के लिए जो बराह रास्त इस कॉन्फ्लिक्ट का हिस्सा नहीं है, मतलब पाकिस्तान है या पाकिस्तान के अलावा जो दीगर ऐसे ममालिक हैं, उनके पास ऑयल की ये जो रसाई के लिए अल्टरनेटिव्स क्या है? देखिए, पाकिस्तान के पास तो अल्टरनेटिव्स बहुत कम है। हमारे पास ना स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स होते हैं, ना हमारे कमर्शियल स्टॉक्स कोई इतने ज्यादा हैं। 28 डेज के स्टॉक्स हमें जो पिछले हफ्ते बताया जा रहा था, कोई इतने खास नहीं है। श्रीलंका के पास 45 दिन के स्टॉक्स होते हैं, हिंदुस्तान में 75 दिन के स्टॉक्स होते हैं। तो एक्चुअली काफी कम है बाय कंपैरिजन टू अदर कंट्रीज। कई मुल्क हैं इंडिया जैसे जिनके पास स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स भी होते हैं, तो वो कुछ अपना मजीद मुद्दत जो है एक्सपैंड कर सकते हैं, लेकिन वो भी चंद दिनों के लिए, सिर्फ 10 दिन मैक्सिमम, मे बी 12 दिन, बट नॉट मोर देन दैट। पाकिस्तान के लिए अब अगर ये जंग लंबी चले और ऑयल शॉर्टेजेस जो हैं वो मजीद इंटेंसिफाई करनी शुरू हो यहाँ पे, तो फिर रैशनिंग की तरफ जाना बहुत जरूरी होगा इधर। अभी से ऑलरेडी कुछ हद तक रैशनिंग जो शुरू की है उन्होंने मिटिगेशन मेजर्स के थ्रू, जो स्कूल्स बंद करने की वजह से, वर्क फ्रॉम होम प्रोटोकॉल्स अनाउंस करने की वजह से, इसको मजीद शायद और इंटेंसिफाई करना पड़े। जैसे कोविड के दिनों में हुआ था कि गाड़ियों को रोक रोक के पूछा जाता था कि आप क्यों जा रहे हैं, अगर गैर जरूरी कोई आपका दौरा है तो प्लीज मत करें इसको, और जिस हद तक वर्क फ्रॉम होम हो सकता है वहीं पे रखें। हो सकता है उस डायरेक्शन तक जाना पड़े अगर ये जंग चलती रहे। राइट, ठीक है। खुर्रम हुसैन साहब, बहुत शुक्रिया। खुर्रम हुसैन हमारे साथ थे और बात कर रहे थे इसकी जंग की डायमेंशन के हवाले से, जो कि तेल के साथ जो है वो जुड़ी हुई है। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करूं, वापस आते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। वफाकी हुकूमत ने निहाल हाशमी को गवर्नर सिंध तैनात करने का फैसला कर लिया है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने समरी मंजूरी के लिए सदर पाकिस्तान को भी भिजवा दी है। वजीर आजम की निहाल हाशमी से मुलाकात भी हुई, जिसमें उन्होंने निहाल हाशमी को मुबारकबाद दी। नामजद गवर्नर से निहाल हाशमी ने एक्सप्रेस न्यूज के राब्ते पर बताया कि वो इस ओहदे पर नामजदगी पर पार्टी के कायद मियां नवाज शरीफ और वजीर आजम शहबाज शरीफ के मशकूर हैं, और इंशाल्लाह कराची समेत सिंध भर में अवामी मसाइल के हल के लिए वो अपना किरदार अदा करेंगे। उन्होंने कहा कि सबको साथ लेकर चलूंगा। वफाक और सिंध हुकूमत के दरमियान जो वर्किंग रिलेशनशिप है उसकी मजीद मजबूती के लिए काम करेंगे, सबसे राब्ते में जो है वो रहूंगा। गवर्नर सिंध की जो तब्दीली है उस पर एमक्यूएम की जानिब से रद्द-ए-अमल आ रहा है। रहनुमा एमक्यूएम पाकिस्तान डॉक्टर फारूक सत्तार ने कहा कि गवर्नर सिंध की तब्दीली के यकतरफा फैसले के बाद हुकूमत में रहने का जवाब नहीं। उन्होंने कहा कि एमक्यूएम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हलीफ जमात है और गवर्नरी का
आईनी जो ओहदा है वो एमकेएम का हक है जिससे उसे महरूम किया जा रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि हमें फौरी तौर पर वफाकी हुकूमत से बाहर आ जाना चाहिए था। तर्जुमान एमकेएम पाकिस्तान ने भी अपने एक बयान में कहा कि हमें गवर्नर सिंध की तब्दीली का इल्म ज़राए इब्लाग से हुआ। वफाक की जानिब से एमकेएम पाकिस्तान को इस फैसले पर एतमाद में नहीं लिया गया। एमकेएम पाकिस्तान इस फैसले पर जल्द अपना लाहेअमल देगी। इससे पहले पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के कई रहनुमा जो गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी थे उनको हटाने का मुतालबा कर चुके थे और गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी को ओहदे से हटाने की वजह क्या बनी, इस फैसले के पीछे मुहर्रकात क्या है, एमकेएम इस फैसले को किस तरह से जो है वो देखती है। साबिक मेयर कराची और एमकेएम पाकिस्तान के सीनियर रहनुमा वसीम अख्तर साहब इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से मजीद करते हैं। वसीम भाई बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। वसीम अख्तर साहब सबसे पहले तो फरमाइएगा कि समझ क्या आती है आपको, जाहिर बात है क्या रही हैं तो बहुत हैं, लेकिन एमकेएम को क्या लगता है कि क्यों कामरान टिसोरी साहब को इस तरह से हटाया गया है? देखिए, हमारे लिए भी एक मतलब शॉकिंग न्यूज है। हमने भी मीडिया के थ्रू हमारे सामने आई ये खबर, और जो जिस चीज का आप जिक्र कर रहे हैं, माजी में मुख्तलिफ सोशल मीडिया पे पीपल्स पार्टी से रिलेटेड लोग सामने आए थे कि गवर्नर साहब को हटाया जाए, मगर ये किसी के कहने की, किसी की ख्वाहिश ऐसे पूरी थोड़ी होती है। एक कोलिशन पार्टनर है एमकेएम पीएमएलएन का, और फिर अगर मैं आपको पीछे ले जाऊं तो जब पीडीएम 1 वाला मामला आया था, जब पीटीआई से एमकेएम अलग हो रही थी और पीडीएम में शमूलियत इख्तियार कर रही थी, तो उसमें एमकेएम ने कुछ इश्यूज पीएमएलएन के और पीपल्स पार्टी और मौलाना फजल रहमान साहब के सामने रखे थे कि ये इश्यूज हमें रिजॉल्व कराने हैं आपसे। आप जब वजीर आजम बन जाएंगे हमारे वोट डलने के बाद, तो उसमें गवर्नर का स्लॉट सिंध का और कुछ मिनिस्ट्रीज ऐसी थी जो पर्टेन करती थी कराची से, वो हमने अपनी डिमांड की थी कि ये एमकेएम को मिलनी चाहिए। मैं पीडीएम 1 की बात कर रहा हूँ, और शहबाज शरीफ साहब ने एग्री किया था इस बात से। ठीक है, तो अब अचानक फैसले कर लेना बगैर मशवरे के, बगैर कोलिशन पार्टनर जो कि एक मजबूत पार्टनर है आपका, उसको कॉन्फिडेंस में लिए बगैर इस किस्म के फैसले समझ से बाहर हैं। अच्छा, आपको लगता है पीपल्स पार्टी वजह है इस तब्दीली के पीछे? देखिए, कोशिश तो की होगी ना, जो सोशल मीडिया में आपने भी देखा, चैनल्स पे हमने भी सुना उनके जिम्मेदारों को बात करते हुए। अब अगर उनका गवर्नर साहब का कोई सियासी इन्वॉल्वमेंट बेस बनाया जा रहा है, तो फिर प्रेसिडेंट हाउस भी सियासी एक्टिविटीज तो कर ही रहा है ना। तो इशू ये नहीं है, इशू ये है कि अगर आपको कोई फैसला करना था तो एमकेएम को कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए था, उससे मुशावरत करनी चाहिए थी। ये एक गलत मिसाल कायम की गई है। देखिए वसीम भाई, ये थोड़ा सा हमारे लिए तो कंफ्यूजिंग इस वजह से कि अगर एमकेएम से कोई मसला था, तो अगर कामरान टिसोरी साहब से कोई मसला था तो फिर होता कि एमकेएम से ही कहते। पहले भी यही चलती रही है अरेंजमेंट के एमकेएम से कोई आ जाता है, लेकिन अब तो वो मुस्लिम लीग नून से एक बंदे को जो है वो गवर्नर उन्होंने नामजद कर दिया है। इसकी वजह क्या? यही तो मैं कह रहा हूँ, अगर कोई इशू था तो एमकेएम से आप मशवरा करते या बात करते कि ये इश्यूज हैं, तो आप अचानक एक फैसला सादिर फरमा दिया आपने और नाम भी अप्रूव करके सारी चीजें तय हो गई बगैर एमकेएम को से बात किए, तो ये तो फिर अजीब सी एक रिवायत कायम की जा रही है जो कि गलत है। हम हर थिक एंड थिन में इनके साथ खड़े हैं। जो अमेंडमेंट्स लाई जाती हैं 26 हो या 27, जहां तक पीएमएलएन का फायदा हो रहा होता है तो आप मशवरे भी करते हैं एमकेएम से, कॉन्फ्रेंस में भी लेते हैं, मीटिंगों में भी बुलाते हैं, बैठते हैं और वोट डलवा लेते हैं। तो यहाँ पीएमएलएन को क्या हुआ? तो अब वसीम भाई आगे क्या सोचा है, किस तरह से जो है वो बात करेंगे? अब पार्टी के अंदर क्या बात चल रही है? मेरी तो राय ये होगी कि मिनिस्ट्रियों से बाहर आ जाना चाहिए। अच्छा जी, मैं तो ये समझता हूं कि हमें पीएम साहब से बात करनी चाहिए, पार्टी के जिम्मेदारों को, और हमें मिनिस्ट्रियों से अलग हो जाना चाहिए। अच्छा,
देखिए, एमकेएम की भी जाहिर बात है, जब आपका इत्तेहाद हुआ था तो बहुत सारे मामलात हैं जिनमें आर्टिकल 140 भी शामिल था, उस पर भी आप लोगों की थे कि इस हवाले से जो है वो तब्दीलियां की जाएं। तो एमकेएम के जो अपने मुतालबात थे, अगर पीपल्स पार्टी अलाय है तो एमकेएम भी उसी तरह से अलायंस में है। एमकेएम तो बल्कि उससे बढ़कर मिनिस्ट्रियां भी एमकेएम के पास हैं। तो आपकी जो लिस्ट थी, जो टर्म्स एंड कंडीशंस थे जिन पर आप साथ हुकूमत में शामिल हुए थे, किस हद तक जो है वो उसके ऊपर अमल हुआ है? उस पे तो मैं समझता हूँ किसी एक शिप पे भी अमल नहीं हुआ। अभी 26 पे और 27वीं अमेंडमेंट पे जो वादे किए गए थे, आर्टिकल 148 की इम्प्लीमेंटेशन जो सुप्रीम कोर्ट ने दी है, और उसके साथ साथ आइन का तहफ़्फ़ुज़ उस आर्टिकल को, और उसमें तो कहीं पेशरफ नहीं हुई। उसमें तो पीपल्स पार्टी की ही बात मानी गई है। एमकेएम से तो जो वादे किए थे वो पूरे नहीं किए गए। अब फॉर ग्रांटेड लेना चाह रहे हैं, तो अब हमारे पार्टी को भी, मैं समझता हूँ, जिम्मेदारों को बैठना पड़ेगा और सोचना पड़ेगा कि फॉर ग्रांटेड लिया जा रहा है हर इशू पे, कोई फैसला नहीं किया जा रहा। जो एग्रीमेंट्स हुए हैं माजी में वो भी इम्प्लीमेंट नहीं हो रहे। और ये एक नया मामला आया कि गवर्नर को आपने फारिग कर दिया बगैर कॉन्फिडेंस में लिए हुए एमकेएम को। तो ये तो अजीब सी वैसे ये बड़ा सरप्राइजिंग है कि किसी भी सतह पर कोई राब्ता एमकेएम के साथ जो है वो नहीं किया गया इस नॉमिनेशन से पहले। मतलब हो सकता है क्योंकि एमकेएम के अंदर भी बहुत सारे मतलब डिफरेंट जो लोग हैं, किसी से तो राब्ता कर लिया होता, तो किसी से भी नहीं किया राब्ता। देखिए, राब्ते से तो मैं ऊपर जाके बात कर रहा हूँ। शहबाज शरीफ की और शहबाज शरीफ के जितने भी सीनियर वो रहनुमा हैं एमएलएन के, उनके इल्म में है ये। मैंने पीडीएम 1 की बात की, इन प्रिंसिपल एग्री हुआ था ये स्लॉट एमकेएम को पास ही रहेगा। ठीक है, चाहे वो दूसरी हुकूमत आए या कोई भी आए। ये स्लॉट अगर पीपल्स पार्टी और नून का इल्हाक होता है तो, और उसके साथ एमकेएम आती है, तो ये स्लॉट एमकेएम के पास रहेगा। ये इन प्रिंसिपल शहबाज शरीफ साहब को पता है। उन्होंने खुद हमारी डिस्कशन में ये चीज आई और उन्हें अप्रूव की थी इस बात को। ठीक, क्योंकि मुझे अच्छी तरह याद है कि उस वक्त पीपल्स पार्टी जो है, मैं और आमिर खान, हम प्राइम मिनिस्टर हाउस में बैठे हुए थे। इनकी पूरी टीम बैठी हुई थी, पीपल्स पार्टी की भी और नून की भी। पीपल्स पार्टी अपना नाम देना चाह रही थी किसी का, कि वो गवर्नरशिप उनको मिल जाए। मगर हमने स्टैंड लिया था, मैंने और आमिर खान ने स्टैंड लिया था, और हम उठ के चले गए थे उस मीटिंग से कि हम, अगर ये स्लॉट एमकेएम के पास नहीं आता तो हम बैठते ही नहीं है आपके साथ। वो जो 7 वोट देने की बात हो रही थी, मैं उस वक्त की बात कर रहा हूँ। ठीक है, राइट। बहुत शुक्रिया वसीम अख्तर साहब, आपके वक्त का। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान की फौरी तौर पर निजी अस्पताल की मुंतकली की जो दरख्वास्त है उसे मुस्तरद करते हुए 3 सफ़ात पर मुश्तमिल एक तहरीरी हुक्मनामा जारी किया है। फैसला जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर और जस्टिस खादिम हुसैन सुमरो पर मुश्तमिल बेंच ने जारी किया, और इस फैसले में अदालत ने कहा कि मौजूदा सूरत हाल में बराह रास्त अस्पताल मुंतकली का हुक्म नहीं दिया जा सकता। ताहम कैदी की सेहत का तफसीली जायजा लेने के लिए बाकायदा मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया जाएगा। अदालती हुक्म के मुताबिक चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद को फौरी तौर पर मेडिकल बोर्ड तश्कील देने की हिदायत कर दी गई है, जो इमरान खान की सेहत का मुकम्मल मुआयना करके अपनी रिपोर्ट पेश करेगा। अदालती हुक्मनामे में यह भी कहा गया है कि मेडिकल बोर्ड में मुख्तलिफ माहिर डॉक्टर्स शामिल होंगे, जिनमें पिम्स अस्पताल के डॉक्टर आरिफ और शिफा आई अस्पताल के डॉक्टर नदीम कुरैशी भी इन माहिरीन के साथ शामिल होंगे। अदालत ने हिदायत की है कि मेडिकल बोर्ड अपनी तफसीली रिपोर्ट चीफ कमिश्नर को पेश करेगा, जिसकी बुनियाद पर यह फैसला किया जाएगा कि इमरान खान को अस्पताल मुंतकिल करने की जरूरत है या नहीं। और अदालत ने अपने फैसले में यह भी वाज़ेह किया कि जेल कानून के मुताबिक अगर किसी कैदी की तिबी हालत तशवीशनाक हो तो जेल हुक्काम पर लाजिम है कि वो उसके अहल खाना को फौरी तौर पर आगाह करे। आज के प्रोग्राम से इजाजत दें। अल्लाह ने